भाई हम लोगों ने एंटीबॉडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। वी हैव स्टडीड द टर्म सेल्फ एंटीजन, स्टडी की थी ना टर्म, एक्सोजेनस एंटीजन स्टडी की है। फिर हम लोगों ने देखा कि ड्रग्स भी कैन एक्ट एज एन एंटीजन, ऐसा ही है। यहाँ पे भी आज के लेक्चर में मैं आपसे दोबारा से वर्ड डिस्कस करने जा रही हूँ एंटीजन, ठीक है, एंटीजन। अब आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है ना, सेल्फ एंटीजन भी हो सकता है जो आपकी बॉडी के अंदर है, तो मैंने आपको कहा था ये प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। तो जब मैं एंटीजन को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो आपने कहना है ये आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, ये आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है या प्रोटीन है जो आपकी बॉडी के सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। एक इसकी एग्जांपल, एक डेफिनेशन ये आ गई, सेल्फ एंटीजन बन गया। आपने कहा एंटीजन इज़ अ सब्सटेंस और अ प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन दी सेल सरफेस। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। यहाँ मैं सेल्फ एंटीजन की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ एंडोजनस सब्सटेंस की, क्लियर। दूसरी बात ये, एंटीजन कोई एक्सोजनस सब्सटेंस हो सकता है, सो फिर अगेन सब्सटेंस, इट कैन बी एनी एक्सोजनस सब्सटेंस। बच्चों, फर्स्ट इट कैन बी एनी एंडोजनस सब्सटेंस, इट कैन बी अ प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन दी सेल सरफेस, क्लियर। ये एक आपके पास एग्जांपल आ गई। इट कैन बी एनी एक्सोजनस सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है। इट कैन बी एनी नॉन लिविंग सब्सटेंस, थर्ड में आ गया इट कैन बी एनी नॉन लिविंग सब्सटेंस। नॉन लिविंग सब्सटेंस वो भी एक्सोजनस ही होगा ना। एग्जाम्पल इसके पास आपके टॉक्सिन्स, केमिकल्स, ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास डेफिनेशन आ गई एंटीजन की, क्लियर है एंटीजन यहाँ तक? किसी को कोई इशू? अब इम्यूनिटी की ये चीज़ें हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। आपकी स्लाइड में देखो नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है? MHC की, गुड। MHC फिजियोलॉजी में पढ़ा है ना, कितनी दफ़ा आया है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कितनी टाइप्स पढ़ी हैं उधर? 2 पढ़ी हैं आपने उधर टाइप्स, ठीक है। टाइप्स की डिटेल में नहीं जाऊंगी। अच्छा, आपने एक और वर्ड अपनी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा है, दैट इज़ HLA। HLA आया ना कितनी दफ़ा? व्हाट इज़ HLA? ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये बोथ आर एक्चुअली दी सेम, बोथ आर सेम। भाई थोड़ी सी मुझे बताओ, MHC का काम क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या काम है? अच्छा, इसका T सेल्स के साथ कोई काम है क्या? ठीक है, T सेल्स को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइजेशन इसने किसी, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो इसका कोई ना कोई काम आ रहा है आपकी रिकॉग्नाइजेशन से। पॉइंट यहाँ रह गया किसकी रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स की, गुड। दूसरा आप लोगों ने कहा इसका T सेल्स के साथ कोई ताल्लुक है, ऐसे ही है बच्चों। आपके जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली ये क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी, कॉम्प्लेक्स है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी ग्रुप ऑफ जीन्स, या आपके ग्रुप ऑफ जीन्स हैं। तो जीन्स तो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे ना, तो कौन से क्रोमोसोम्स पे? दैट इज क्रोमोसोम नंबर 6 पे ये प्रेजेंट है। अब जी
अगर ये जीन्स हैं और क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, जीन्स का काम क्या है, कोई ना कोई प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करना, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देना। तो भाई ये मेरा कॉम्प्लेक्स यानी कि मेरे ये जो ग्रुप ऑफ जीन्स हैं जो क्रोमो नंबर 6 के ऊपर प्रेजेंट हैं, दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दी प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स मेरे बॉडी में न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स मेरी बॉडी में सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। अब ये सेल्स कौन से हैं, एग्जाम्पल ले लो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो सेल्स जो आपकी इम्यूनिटी में आपको हेल्प करते हैं। यहाँ तक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब जी इन प्रोटीन्स का काम क्या है? ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये वो प्रोटीन्स हैं जो डिफरेंशिएट करेंगी बिटवीन दी सेल्फ एंटीजन एंड दी एक्सोजेनस प्रोटीन। एंडोजेनस प्रोटीन दे विल डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंटीजन एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। एंडोजेनस और एक्सोजेनस सब्सटेंसेस में डिफरेंशिएट करेंगी। क्लियर? यहाँ तक जी आपके पास ये एक कॉन्सेप्ट आ गया, कोई ना कोई रिकग्नाइजेशन में इनका काम आ गया ना। अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा, पहला पॉइंट हम लोगों को इसका क्लियर हो गया। अब ये बेसिकली मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोडक्ट्स जो प्रोटीन्स हैं, इन्होंने आपको बताया अच्छा ये मेरे बॉडी के अंदर का कोई सब्सटेंस या प्रोटीन है, ये मेरे बॉडी की बाहर की कोई प्रोटीन है या सब्सटेंस है। ठीक है, सेल्फ नो और नॉन सेल्फ एंटीजन में इसने आपको डिफ्रेंशिएट करा दिया। यानी कि अब मेरे इम्यून सिस्टम को पता चल गया कि मैंने किसके अगेंस्ट रिएक्ट करना है, किसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करना। मुझे डिफरेंस पता चल गया कि ये मेरे बॉडी टिश्यूज़ हैं, ये मेरे सेल्स हैं, ये मेरी प्रोटीन है, इनके अगेंस्ट नहीं मैंने जाना। अगर मैं इनके अगेंस्ट गई तो ऑटो इम्यून रिएक्शंस आ जाएंगे। क्लियर? यही चीज़ बच्चों आपकी देखो टेक्स्ट के अंदर यही इसी तरह से मेंशन है, दे विल रिकग्नाइज द फॉरेन सब्सटेंसेस। इसी की वजह से अभी और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते हैं। अब किसी ने जिक्र किया कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक टी सेल्स के साथ है। ठीक है जी, अब जी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपके टी सेल्स को। ठीक है, टी सेल्स की कितनी टाइप्स हैं? कौन सी? नेचुरल टी सेल्स, किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। अच्छा जी, आपको टी सेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टी सेल्स हैं। अब एक बात याद रखो, यहाँ जी मेरा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, उसके ऊपर जी प्रोटीन अटैच थी। ठीक है, प्रोटीन कौन सी थी? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी की प्रोटीन्स थी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मज़ीद इसका कनेक्शन समझने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा टी सेल्स के ऊपर। बच्चों, मेरा जो टी सेल्स है, मेरे टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, यहाँ मैं बना देती हूँ आपका टी सेल। ठीक है, ये आ गया मेरे पास टी सेल। टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं रिसेप्टर्स। भाई रिसेप्टर्स अगर प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स ही है ना, प्रोटीन्स की हमेशा चेंज होती हैं, अमीनो एसिड चेंज होती है ना। तो मेरे पास जो मेजॉरिटी ऑफ द टी सेल्स हैं, 95% टी सेल्स के अंदर क्या होता है कि इनमें अल्फ़ा और बीटा चेंज होती हैं। ठीक है, बकाया कोई 5% रह गया ना, बाकी जो 5% होते हैं उसमें आपके पास होती हैं गैमा एंड इसमें होती है गैमा एंड डेल्टा चेन्स। ठीक है, यहाँ पे भी मज़ीद आप चाहो ना टी सेल्स को डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। बताने का मकसद फ़िलहाल ये था कि आपके टी सेल्स के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स। क्लियर? ठीक है जी, टी सेल्स के ऊपर आपके पास आगे रिसेप्टर। अब होना क्या है, मैंने आपको बताया ये है मेरा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल।
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर है प्रोटीन, प्रोटीन ने रिकॉग्नाइज करना है किसी एंटीजन को, यहाँ जी इस प्रोटीन के साथ आकर बाइंड हो गया एंटीजन। ये मेरे पास सेल था ना, ये सेल्स प्रेजेंट किसको कर रहे हैं, एंटीजन को, मैंने इसे कह दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, प्रेजेंट कर रहे हैं ना एंटीजन को। एंटीजन प्रेजेंट किसको कर रहे हैं, टी सेल को, ठीक है। एंटीजन अब जी प्रेजेंट होने जा रहा है टी सेल को, ताकि टी सेल इसके ऊपर किसी ना किसी किस्म की कोई वर्किंग करे। अब अपनी देखो नोट्स की फिगर देखो, नेटिव टी सेल नज़र आ गया जी। मेरी बॉडी में कोई एंटीजन नहीं आया था, मेरा जो टी सेल था वो रेस्टिंग पोजीशन में था, तो मैंने ये जो रेस्टिंग पोजीशन थी इसको मैंने कह दिया नेटिव टी सेल। अच्छा जी, अब जी जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, मेरे जी सेल ने क्या किया, इम्यून सिस्टम के सेल ने क्या किया, MHC प्रोटीन की मदद से उसे कर लिया अटैच, उसके ऊपर की प्रोसेसिंग, और इसको अब ये रिप्रेजेंट करने जा रहा है टी सेल को। टी सेल को मिल गए सिग्नल और टी सेल यहाँ पे मेरा हो गया एक्टिव। अब याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, मैं आपको बताऊँगी फैक्टर टी सेल क्या होता है। जब ये मेरा टी सेल एक्टिव हो गया, अब मैं इसे नेटिव टी सेल नहीं कहूँगी, अब मैं इसे कहूँगी इफेक्टर टी सेल, जिसने आगे जाके कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। पहले तो वो कुछ भी नहीं कर रहा था, यहाँ पे मेरे पास आ गया इफेक्टर टी सेल। देखो डायग्राम में अब आपको APC ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, APC के ऊपर दो आपके पास चेन्स नज़र आ रही हैं, वो आपके पास MHC की प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ अटैच क्या है, पैथोजन, पैथोजन अटैच है। अब पैथोजन ने इंटरेक्ट किसके साथ किया, टी सेल के रिसेप्टर के साथ एक्ट किया, और टी सेल्स मेरा जो जी हो गया एक्टिव, और यहाँ आके जाके मैंने टी सेल को कह दिया इफेक्टर टी सेल। क्लियर। अब जी एक्टिव होने के बाद जी सारी की सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी जो आपने इम्यूनिटी के अंदर पढ़ी है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर तो जी ऑटो इम्यूनिटी होनी होती, ऑटो इम्यून में क्या होना था कि एक अब्रप्ट रिएक्शन आना था ना, ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन ने क्या करना था, अपने साथ बॉडी के ही किसी एंटीजन को अटैच करके टी सेल को रिप्रेजेंट कर देना था, और फिर इसी स्टेज पे ऑटो इम्यूनिटी का प्रोसेस चल पड़ना था। क्लियर। यहाँ तक बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। जब अपने ही एंटीजन के बॉडी के प्रोटीन के अगेंस्ट मेरे टी सेल्स ने एक्शंस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, तो मैंने इसके लिए एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर दी, दैट इज़ क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी इम्यूनिटी पढ़ो कितनी दफ़ा आएगा कि इम्यून सिस्टम में क्रॉस रिएक्टिविटी आ जाती है। अब जी क्रॉस रिएक्टिविटी हुई क्या, मेरे टी सेल ने क्या किया, उसने फॉरेन एजेंट, फॉर एग्जांपल फॉरेन प्रोटीन के अगेंस्ट काम करना था, लेकिन बॉडी के अंदर भी उसे कुछ प्रोटीन्स ऐसे मिली जिनका कोई ना कोई ताल्लुक, जिनका कोई स्ट्रक्चर, कुछ फीचर्स वो उस एक्सटर्नल एजेंट से मिलते जुलते थे, तो उसने मिस अंडरस्टैंडिंग कह लो, उस चक्कर में आपकी ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके पास आता है क्रॉस रिएक्टिविटी का। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्रॉस रिएक्टिविटी की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। क्रॉस रिएक्टिविटी को आप डिफाइन कैसे करोगे, कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल एंटीबॉडी टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चरली सिमिलर एपिटॉप्स ऑन डिफरेंट एंटीजन्स। क्रॉस रिएक्टिविटी में क्या होता है कि ये मेरे पास एक एंटीबॉडी है जिसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है, मेरे पास डिफरेंट जी सब्सटेंसेस हैं, उनके एपिटॉप्स आपस में मिलते जुलते हैं, तो उसने क्या किया, इन सब के अगेंस्ट रिएक्शन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपके पास इम्यूनिटी का गेन अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो कि एपिटॉप्स क्या है। पढ़ा हुआ है ना एपिटॉप्स, ओके।
एपिटोप्स, इनको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। यहाँ से आपको अब इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, NANTS। अच्छा जी, अब एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं क्या? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, दीज आर दी, मैंने एंटीजन की डेफिनेशन पढ़ी ना, दीज आर दी प्रोटीन्स, ठीक है। तो भाई एंटीजन की डेफिनेशन को लेके चलो, दीज आर दी रीजन्स ऑफ प्रोटीन, these are the regions of the proteins that trigger an immune response, और immune response किसकी मदद से देंगे? mediated by T and B cells, mediated by T and B cells। एंटीजन की यही डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि एंटीजन आपकी कोई प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कोई प्रोटीन्स हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ने रिएक्शन करना है। तो वो प्रोटीन्स कौन सी हैं? वो प्रोटीन्स बेसिकली एपिटोप्स हैं। सो कह दो दीज आर द रीजन्स ऑफ द प्रोटीन्स, दीज आर द प्रोटीन्स जो कि आपके एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट हैं, जिन्होंने इम्यून रिस्पॉन्स इलिक्ट करना है विद दी हेल्प ऑफ, और आगे जाके इन्होंने एक्टिव किसे करना है, इन्वॉल्व किसे कर लेना है इस रिस्पॉन्स के अंदर? टी सेल्स को और बी सेल्स को। क्लियर? अभी हमने टी सेल्स पढ़े ना। सो बच्चों ये आपका कॉन्सेप्ट था इम्यूनिटी का। अब एक और टर्मिनोलॉजी रहेगी, देखो हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस करें ना, ऑटो इम्यूनिटी हुई, इन्फ्लेमेशन हो गई, ऐसे ही है कि जी इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, साथ ही इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो गई। तो अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। नाम से पता चल रहा है कि जी ये ग्रुप डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ डिजीजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। दीज आर द ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट इन्वॉल्व द इम्यून रिस्पॉन्स, और ये इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है? इनएप्रोप्रिएट है, एग्जैजरेटेड, एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स है, डीरेगुलेटेड सा इम्यून रिस्पॉन्स है जिसने इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करवा दी। अब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कैसे हुई? आगे देखो एक टर्म लिखी है, बाय दी डीरेगुलेशन ऑफ बॉडीज नॉर्मल साइटोकाइन माइला, यानी कि जो मेरे साइटोकाइंस, माइला कहते हैं ना इन्वायरमेंट को, पूरे का पूरा ये जो मेरे साइटोकाइंस जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए, उन्होंने एक एग्जैजरेटेड किस्म का रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई। दोबारा आसान वर्ड्स में, इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ग्रुप ऑफ डिजीजेस, डिसऑर्डर ग्रुप ऑफ डिजीजेस, जो हुई कब हुई? इसलिए कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। जैसे ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इसने साइटोकाइंस को एक्टिवेट कर दिया, साइटोकाइंस एक्टिवेट हुए, साइटोकाइन एग्जैजरेटेड, एक्सेसिव इनका रिस्पॉन्स आ गया, जिसको मैंने लिख दिया कि देयर विल बी डीरेगुलेशन ऑफ दी साइटोकाइन माइला। साइटोकाइन की इन्वायरमेंट, उनका वर्किंग पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हो गया, एग्जैजरेटेड हो गया। अब इस एग्जैजरेशन की वजह से आपके पास होगी इन्फ्लेमेशन, और जो इन्फ्लेमेशन हुई तो इसकी वजह से होगी आपके पास डिफरेंट डिजीजेस, और आपको पता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस को हम कहते हैं डिसऑर्डर। आपके पास हो गया डिसऑर्डर। क्लियर? ये आपका कॉन्सेप्ट था इम्यूनिटी का।